हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएस लॉ एकेडमी। दिस इज दिव्या एंड लास्ट 2 क्लास से हम ये पढ़ रहे हैं कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होते हैं प्लस इनके जनरल रूल्स क्या होते हैं। आज के क्लास में हम ये जानने वाले हैं कि जब कोई एक इंसान ऑफर एंड एक्सेप्टेंस करता है तो उसका कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन कैसे किया जा सकता है और इनको कब किया जा सकता है। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ऑफर क्या है ये तो आपको पता ही है कि एक आदमी दूसरे आदमी को ऑफर करता है कि या तो वो उसका कुछ घर खरीद ले और कुछ उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लगा के देता है। ठीक है, जब दूसरा आदमी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको हम एक्सेप्टेंस बोलते हैं। और रिवोकेशन क्या हुआ? जब जो ऑफर कर रहा है या जो एक्सेप्ट कर रहा है वो अपना ऑफर या एक्सेप्टेंस रिवोक कर दे, उसको हम रिवोकेशन बोलते हैं। मतलब कि वो अपना ऑफर या एक्सेप्टेंस वापस से ले ले, उसको रिवोकेशन बोलते हैं। ठीक है, डिटेल में जाने से पहले सेक्शन 3, 4 एंड 5 को एक हम छोटा सा जिस्ट में पढ़ लेते हैं। सेक्शन 3 बेसिकली डील करता है विद कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। तो बेसिकली इस सेक्शन में हमें ये पता चलेगा कि ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन के कम्युनिकेशन कैसे होंगे। सेक्शन 4 बताता है कि कम्युनिकेशन कैसे कंप्लीट होगा। ये 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला है कि प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, सेकंड एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा और थर्ड रिवोकेशन का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा। सेक्शन 5 डील करता है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। इसमें हम ये जानेंगे कि प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस कब रिवोक किए जा सकते हैं। अब सेक्शन 3 बेसिकली क्या बोलता है कि कोई भी प्रपोजल, एक्सेप्टेंस या रिवोकेशन को जब आप कम्युनिकेट करते हो तो वो कम्युनिकेशन होगा बाय एनी एक्ट और ओमिशन। और वो जो एक्ट एंड ओमिशन है वो ऐसे होनी चाहिए कि जिससे आपका इंटेंशन शो हो रहा हो कि आपको वो प्रपोजल, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन कम्युनिकेट करना था, या उस एक्ट एंड प्रपोजल का ऐसा इफेक्ट होना चाहिए कि उससे सामने वाले को पता चल जाए कि ये कम्युनिकेशन हो रहा है ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। ठीक है, तो सेक्शन 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है? The communication of proposals, the acceptance of proposals and the revocation of proposals and acceptance respectively are deemed to be made by any act or omission of the party proposing, accepting or revoking, by which he intends to communicate such proposal, acceptance or revocation, or which has the effect of communicating it। तो इसमें 2 चीज बोली गई है। एक तो कि या तो एक्ट होना चाहिए या ओमिशन होना चाहिए, और वो एक्ट एंड ओमिशन ऐसा हो कि उससे आपका कम्युनिकेशन करने का इंटेंशन शो हो रहा है कि आप प्रपोजल, एक्सेप्टेंस या रिवोकेशन को कम्युनिकेट करना चाहते हो, या फिर और उस एक्ट और ओमिशन का ऐसा इफेक्ट होना चाहिए कि उससे प्रपोजल, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन का कम्युनिकेशन हो सके। ठीक है, अब देखो, अगर 2 पर्सन ए एंड बी आमने सामने ही है, फेस टू फेस, तब तो कम्युनिकेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, ना एक्सेप्टेंस करने में कोई दिक्कत है, क्योंकि वो फेस टू फेस ही है। ठीक है, इमीडिएटली एक पर्सन ऑफर कर रहा है और दूसरा उसको एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन दिक्कत वहां आ जाती है जब 2 पर्सन ए एंड बी दोनों अलग अलग जगह है, वो आमने सामने या फेस टू फेस नहीं है। ठीक है, और तब वहां पे कम्युनिकेशन कैसे होगी ये डील करता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 बेसिकली क्या बोल रहा है कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। तो सेक्शन 4 ये बोल रहा है कि जब एक पर्सन ऑफर दे रहा है तो वो तब कंप्लीट होगी जब सामने वाले पर्सन को नॉलेज हो जाएगी उस ऑफर का, तब वो ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल ऑफर इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड। याद रखना कि नॉलेज में आना जरूरी है। अगर यहाँ पे बी के नॉलेज में ही नहीं आता है तो ये कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होता है। तो जब बी के नॉलेज में आ गया है कि ए ने मुझे ऑफर किया है, तब वो कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था लालमान शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त केस में। आपको अगर याद होगा, इस केस में लालमान ने अपने सर्वेंट को बोला था, जो गौरी दत्त था, कि मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लेके आओ। गौरी दत्त चला गया उसके नेफ्यू को ढूंढने के लिए। पीछे से लालमान ने बोला कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लेके आएगा मैं उसको 501 रुपीज दूंगा।
बाद में गौरीदत्त उसके नेफ्यू को ढूंढ के लिए आया तो गौरीदत्त लालमन से 501 रुपया मांगने लग गया। तो लालमन मना कर दिया कि तुम्हें ऑफर के बारे में पता ही नहीं था तो मैं तुम्हें दूंगा नहीं। गौरीदत्त चला गया कोर्ट में, तो कोर्ट ने भी यही बात बोली गौरीदत्त को कि तुम्हारे नॉलेज में ही नहीं था यह ऑफर के बारे में, तो तुम्हें ये रिवॉर्ड 501 रुपीज का नहीं मिल सकता। तो इस केस में क्या बोला गया, द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन एक्सेप्टिंग इन। लालमान ने ऑल दो एक्ट तो कर दिया था लेकिन उसके नॉलेज में नहीं था कि रिवॉर्ड भी मिलने वाला है। ठीक है, तो जब आपको ऑफर का नॉलेज होगा तभी आप उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये तो हो गया कि ऑफर का कम्युनिकेशन कैसे कंप्लीट होगा। अब सेक्शन 4 ये भी बताता है कि एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कैसे कंप्लीट होगा। ठीक है, इस केस को आप ऐसे समझो, ये है एक्सेप्टर एंड ये लड़का है ऑफरर। ठीक है, तो ऑफरर ने इस लड़की को भेजा अपना ऑफर और इसने एक्सेप्ट भी कर लिया। अब एक्सेप्ट करने के लिए अब इसको एक्सेप्टर को ट्रांसमिशन में डालना पड़ेगा। तो जिस मोमेंट में एक्सेप्टर अपना एक्सेप्टेंस ट्रांसमिशन में डाल देती है, मतलब कि ये अपने तरफ से भेज देती है एक्सेप्टेंस को, तो इस स्टेज में ऑफरर के अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, एंड जब ये एक्सेप्टेंस ऑफरर को मिल जाता है तब इस स्टेज में ये कंप्लीट होगा कम्युनिकेशन किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट द एक्सेप्टर। ठीक है, इसको फिर से समझाती हूं मैं आपको। ऑफरर ने अपना ऑफर दिया एक्सेप्टर को, एक्सेप्टर ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। अब एक्सेप्टर अपना एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन यहाँ से अपनी तरफ से वो भेजती है, तो जैसे ही वो ट्रांसमिशन में डाल दी तो ये कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होता है एज अगेंस्ट द ऑफरर। ठीक है, जब ये एक्सेप्टेंस ऑफरर को मिल जाएगा तो ये कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगा एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। ठीक है, तो सेक्शन 4 क्या बोलता है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन the acceptance is put in the course of transmission to the proposer so as to be out of the power of the acceptor. This means that once the offeree dispatches the acceptance by post, the offerer is bound by the contract. ठीक है, as against the acceptor कब होगा communication complete? When the acceptance comes to the knowledge of the proposer. ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात आती है, acceptance can be waived by the offerer. अब देखो, ऑफरर अगर चाहता है तो वो एक्सेप्टेंस को वेव भी कर सकता है। ठीक है, अब कहीं पर मान लो कि ऑफरर ने कंडीशन दी है कि वो पहले से ही बोल दिया है कि मोड ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होगा, लेकिन कभी ऐसे भी हो सकता है कि ऑफरर उस मोड ऑफ एक्सेप्टेंस का जो कंडीशन है उसको वो वेव कर दे। ठीक है, इसको आप इस केस से समझो, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड लैंडमार्क केस है, ये अच्छे से आप ध्यान से समझना। इस केस में क्या हुआ था, ये कंपनी है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इस कंपनी ने क्या किया था, इन्होंने एक कमोडिटी बनाई थी, उसका नाम था स्मोक बॉल, और उन्होंने प्रमोट किया कि स्मोक बॉल लेने से आपको हेडेक्स, इन्फ्लुएंजा, कोल्ड ये सब कुछ भी नहीं होगा। और इन्होंने साथ में एडवर्टाइजमेंट भी कर दिया कि जो भी पर्सन स्मोक बॉल को हमारे बोलने के हिसाब से या हमारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से लेगा और वो फिर भी सिक हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो हम उसको 100 पाउंड देंगे। ठीक है, तब ये एक लेडी थी कार्लिल, इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्मोक बॉल खरीदा और इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो स्मोक बॉल को ली। ठीक है, लेकिन वो फिर भी वो बीमार हो गई, तो वो 100 पाउंड क्लेम कर रही थी इस कंपनी से, लेकिन कंपनी वालों ने मना कर दिया। तो यहाँ पे कोर्ट ने डायरेक्शन दिया स्मोक बॉल कंपनी को कि उनको कार्लिल को 100 पाउंड रुपीज देना पड़ेगा, क्योंकि उसने एज पर इंस्ट्रक्शन से सब कुछ किया है और वो फिर भी बीमार पड़ गई। तो यहाँ पे आ जाता है एक्सेप्टेंस कैन बी वेव्ड बाय द ऑफरर, कि यहाँ पर जो एक्सेप्टेंस है वो वेव हो चुका है, क्योंकि इन लोगों ने पहले ही एडवर्टाइजमेंट में दे दिया था कि कोई भी हमारे इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से इसको लेता है और अगर वो फिर भी बीमार हो जाता है तब हम उसको 100 पाउंड रुपीज देंगे। ठीक है, और एक रूल है पोस्टल रूल ऑफ एक्सेप्टेंस। अब अगर एक्सेप्टर अपना एक्सेप्टेंस लेटर ऑफरर को भेज देता है और फिर भी वो लेटर अगर नहीं मिलता है या फिर कहीं पर गुम हो जाता है,
या फिर वो डिले हो जाता है, तब भी वो एक्सेप्टेंस को एक्सेप्टेंस ही माना जाएगा। ठीक है, एक्सेप्टेंस इज कंसिडर्ड कंप्लीट द मोमेंट द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। तो जिस मोमेंट में एक्सेप्टर ने एक्सेप्टेंस लेटर को पोस्ट किया है वहीं से ही वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट माना जाएगा, इवन इफ इट इज डिलेड और लॉस्ट और नेवर रीचेज द ऑफरर। ठीक है, और एक है मियर साइलेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। ये हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था फेल्टहाउस वर्सेस बिनली केस में। इस केस में क्या हुआ कि फेल्टहाउस जो अंकल है उन्होंने अपने नेफ्यू को बोला कि तुम्हारा जो हॉर्स ऑक्शन में है वो मैं खरीदूंगा और अगर तुम मुझे रिप्लाई नहीं देते हो तो मैं यही समझूंगा कि तुम अपना हॉर्स मुझे बेच रहे हो। तो जो नेफ्यू है फेल्टहाउस का, उसने अपने अंकल को कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन उसने बिनली को बोल दिया जो ऑक्शनर है कि मेरा हॉर्स किसी को मत बेचना, मैं अपने अंकल को बेचूंगा। लेकिन बिनली और नेफ्यू के बीच में कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया और बिनली हॉर्स को और किसी को बेच दिया। तो यहाँ पर फेल्टहाउस ने बिनली के अगेंस्ट में कोर्ट केस कर दिया कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ है, मेरा और मेरा नेफ्यू के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना था। तो कोर्ट ने क्या कहा यहाँ पे कि आपके नेफ्यू ने आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, आपके नॉलेज में ही नहीं था कि उसने एक्सेप्ट कर लिया, वो मन ही मन सोचा था कि मैं अपना हॉर्स अपने अंकल को दूंगा। तो कोर्ट ने क्या कहा, साइलेंस डज नॉट इंडिकेट एक्सेप्टेंस अनलेस ऑफरी हैज एक्सप्लिसिटली और इम्प्लाइडली एग्रीड टू द ऑफर इन सम फॉर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट है कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर, कि ऑफर कैसे रिवोक किया जा सकता है। तो सेम हम वही सिचुएशन लेंगे, ये है ऑफरर एंड ये लड़का कौन है, एक्सेप्टर। ठीक है, तो ऑफरर ने अपना ऑफर तो पहले से ही दे दिया है एक्सेप्टर को। ठीक है, अब ऑफरर कब अपना ऑफर रिवोक कर सकती है, मतलब कि वो वापस से अपना ऑफर ले सकती है। तो जिस मोमेंट में ऑफरर अपना रिवोकेशन को ट्रांसमिशन में डाल देती है तो कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ये कंप्लीट हो जाता है अगेंस्ट द ऑफरर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही ऑफरर ने अपना कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन डाल दिया ट्रांसमिशन में, तो फिर ये कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कंप्लीट हो जाएगा इस स्टेज में अगेंस्ट द ऑफरर या फिर प्रपोजल। ठीक है, अब जैसे ही ये कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन एक्सेप्टर को मिल जाता है, इसके नॉलेज में आ जाता है, इस स्टेज में कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कंप्लीट हो जाएगा किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट द एक्सेप्टर। ठीक है, देखो इस स्टेज तक ना कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन एक्सेप्टर के अगेंस्ट में कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, ये तभी कंप्लीट होगा जब एक्सेप्टर के नॉलेज में आ जाए कि ऑफरर ने अपना ऑफर रिवोक कर लिया है, तब इस स्टेज में कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कंप्लीट होगा। ठीक है, तो सेक्शन 4 क्या बोलता है रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर के बारे में। द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर when the revocation is put in the course of transmission to the offeree and as against the offeree when the revocation comes to the knowledge of the offeree। ठीक है, अब रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैसे होगा, सेम हम एग्जांपल लेते हैं, ये है ऑफरर एंड ये है एक्सेप्टर। अब यहाँ पर भी सेम जैसे रिवोकेशन ऑफ ऑफर हुआ था, सेम वही सिनेरियो यहाँ पर भी होगा कि जैसे ही एक्सेप्टर ने अपना रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ट्रांसमिशन में डाल दिया तो इस स्टेज में एक्सेप्टर के अगेंस्ट में कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही ये कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफरर के नॉलेज में आ जाता है तो इस स्टेज में कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कंप्लीट हो गया किसके लिए, टू द ऑफरर। ठीक है, तो जब तक ये कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफरर को नहीं मिला इस स्टेज तक, तब तक ऑफरर के अगेंस्ट में ये कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे ही ये ट्रांसमिशन ऑफरर को मिल जाता है इस स्टेज में ये कंप्लीट हो जाता है कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन एज अगेंस्ट द ऑफरर। ठीक है, तो सेक्शन 4 क्या बोल रहा है रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के बारे में, दैट इट इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन द रिवोकेशन इज पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द प्रपोजर एंड एज अगेंस्ट द प्रपोजर when the revocation comes to the knowledge of the proposer। ठीक है, अब लास्ट है सेक्शन 5 जो ये बोल रहा है कि रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस को आप कब कर सकते हो, किस स्टेज में आप अपना प्रपोजल या एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हो। तो यहाँ पे हम ये सिनेरियो लेते हैं, ये है ऑफरर
एंड ये है एक्सेप्टर। ठीक है, अब ऑफर ने अपना ऑफर एक्सेप्टर को दे दिया है। ठीक है, और एक्सेप्टर को ऑफर मिल भी गया है। ऑफरर चाहता है कि मैं अपना ऑफर रिवोक कर दूं। तो ऑफरर कब रिवोक कर सकता है? उससे पहले कि एक्सेप्टर अपना एक्सेप्टेंस ट्रांसमिशन में डाले, उससे पहले ऑफरर को अपना रिवोकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टर को भेजना होगा। ठीक है, जिस मोमेंट में एक्सेप्टर ने अपना एक्सेप्टेंस ट्रांसमिशन में डाल दिया तो फिर रिवोकेशन ऑफ ऑफर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब एक्सेप्टर के पावर में ही नहीं है कि ये एक्सेप्टेंस को रोक सके। ठीक है, तो वह ऑफरर कब रिवोक करेगा? एक्सेप्टर के कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस के ट्रांसमिशन में डालने से पहले ऑफरर को अपना रिवोकेशन ऑफ ऑफर भेजना होगा। ठीक है, सेम अब अगर एक्सेप्टर को अपना एक्सेप्टेंस रिवोक करना है तो ये कैसे होगा? अब एक्सेप्टर अपना एक्सेप्टेंस उससे पहले रिवोक कर सकता है जब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एक्सेप्टर के अगेंस्ट में कंप्लीट हो जाता है। और वो कब कंप्लीट होगा? जब ऑफरर के नॉलेज में आ जाए कि एक्सेप्टेंस हो गया है। ठीक है, कब नॉलेज में आता है? जब ऑफरर को रिसीव हो जाता है एक्सेप्टेंस लेटर। तो जब एक्सेप्टर अपना एक्सेप्टेंस भेज दिया ऑफरर को, ठीक है, अब एक्सेप्टर को ये एक्सेप्टेंस रिवोक करना है, तो उससे पहले कि ये एक्सेप्टेंस लेटर ऑफरर को मिले, उससे पहले एक्सेप्टर को अपना ये एक्सेप्टेंस लेटर रिवोक करना होगा। ठीक है, जिस मोमेंट में ये कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफरर को मिल जाता है, इसके नॉलेज में आ जाता है, तो फिर एक्सेप्टर उसको रिवोक नहीं कर सकता। ठीक है, सो द प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, तो प्रपोजल के अगेंस्ट में जब कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं होता है, उससे पहले प्रपोजल रिवोक किया जा सकता है। सिमिलरली एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, तो आई बात समझ में कि कम्युनिकेशन कैसे होता है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस का, एक्सेप्टेंस कैसे होता है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस का, एंड रिवोकेशन कैसे किया जा सकता है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस को अंडर सेक्शन 3, 4 एंड 5 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम मोड ऑफ रिवोकेशन पढ़ेंगे। और आज की क्लास आपको अच्छी लगी है, समझ में आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।